नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज की वीडियो में हम अपना बचा हुआ टॉपिक आगे करेंगे और एक या दो क्लास में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग सभी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और कुछ ही वेराइटीज़ के क्वेश्चन बचे हुए हैं। और इसके बाद अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप कोई प्रीवियस ईयर जिसमें बुक में क्वेश्चन हो सभी तो कर सकते हैं। और आपका कोई डाउट हो तो आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्वेश्चन रीड करिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि इसे इस कीमत के एक तिहाई, ये एक तिहाई होता है 33 एंड 1/3% जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन बनेगी 1/3 की पर बेचा जाता है तो फिर से इतना ही एक तिहाई की हानि होती है। यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये जो फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज लिखी होती है ना, अगर आपको इनके फ्रैक्शंस याद हैं तो आप सीधे फ्रैक्शंस में ही पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो आप करते हो ना एक स्टेप आगे जाने का, तो वो बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है। उसने उसको ना एक निश्चित कीमत पर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस है कोई, पहले क्या है, कोई सेलिंग प्राइस है जो उसने बेच दिया था। अब कह रहा है कि इसके एक तिहाई पर बेचता है, तो अगर ये 3 है तो इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, न्यू एसपी वो 1 हो जाएगा एक तिहाई पर। ठीक है, तो अब ना इसको लॉस हुआ है और लॉस भी कितना हुआ है, 1/3 का। तो अगर लॉस 1/3 का हुआ है, सॉरी, अगर लॉस 1/3 का हुआ है तो फिर यहाँ पे लॉस होता किस पे है, सेलिंग प्राइस पे तो होता नहीं है। हम कैलकुलेट ही नहीं करते सेलिंग प्राइस पे, तो किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं कैलकुलेट उसको, हम उसको कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग, अब ये 3 अगर सीपी है, अगर सीपी 3 है तो ये 3 - 1 2 रहा होगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 2 रहा होगा। ठीक है, ये रहा 2 रहा होगा। और पूछ क्या रहा है इसमें, चलो पहले इनको इक्वल कर लो रेशो को। क्या कर दिया मैंने, ये 3 है तो देखिए ये न्यू सीपी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। कोई एक ही वैल्यू दो अलग अलग तरीके से थोड़ी हो सकती है, वो सेम रहेगी हर जगह पे। तो जब इसको 2 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6:2:3। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस जो पुराना था हमारा ओल्ड सीपी, वो न्यू सीपी है, वो सॉरी वो सीपी है ही, और ये न्यू सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है अगर इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, तो 6 का 60% पर बेचा जाए तो फिर वो कितना प्रॉफिट गेन करेगा। ठीक है, हाँ, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए या तो हम इसे 100 का मल्टीपल बना लें, वहाँ पे हमें परसेंटेज आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और नहीं तो अगर इसका भी 60% अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा, चलो 60% पे बेच दिया तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना आगे हो वो देखना है। तो इसका 60% कितना होगा, तो 6 का 60%, 60% के फ्रैक्शन 3/5, तो 18 को जब 5 से भाग करोगे, 18/5, 5 या 15 और 5 29, 3.6, तो कितना हो जाएगा सीपी। अब जो सीपी है वो कितना है, 3.6 है। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 3.6, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, देखना प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सीपी 3 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 0.6 का। और प्रॉफिट अगर परसेंटेज में निकालना है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन जो हमारा सीपी है उससे फिर 100 से करा दो मल्टीप्लाई। तो पॉइंट हटाओ, एक 0 काट दो यहाँ से, 3 2 जा 6 और कितना हो गया 20% आंसर। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा। तो यहाँ पे 60% आसान सा उसने नंबर दिया हुआ था, 3/5। 5 से देखो, जब भी अपॉन में 5 और 2 हो, बस 5 और 2, तो वो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब भी 5 या 2 हो या उनका कोई मल्टीपल हो, मल्टीपल भी नहीं बल्कि इन्हीं दोनों में होना चाहिए। किसी और का अगर मल्टीपल आ गया जैसे कि 3 7 या 9 है
या 11 है और कोई ऐसा नंबर है, अगर ये अपॉन में आपको दिखाई देंगे तो फिर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो उस केस में हमें ये 100 के मल्टीपल ले लेने चाहिए, तो वहाँ पे हमें बेनिफिट हो जाता है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करिए, इसको मैं कर दूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। तो ये देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे उन्होंने 25 वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है और इस पे उसे 10% की ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और इस पे उसे हानि हुई है 10% की। तो अगर मैं एक वस्तु का क्या निकाल लूँ, यहाँ पे एक वस्तु का सीपी निकाल लूँ और उसके ऊपर मैं उसको 17% का प्रॉफिट दे दूँ और 17% का प्रॉफिट दे के जो भी मेरा सेलिंग प्राइस आएगा उसे मैं 2600 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ गुड्स आ जाएगा कितना है। ठीक है, देखिए इसको करने का ये सरल तरीका है और ज़्यादा इसमें नहीं पड़ेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका पुराना सेलिंग प्राइस देखता हूँ तो कितना आ रहा है, वो 25 से इसको भाग दोगे तो 25 पंजे 125 और 0, तो कितना आ रहा है 50 रुपये सेलिंग प्राइस है अभी तो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, 25 SP ऑफ 25 गुड्स कितना है 1250, तो 1 गुड्स का कितना हो जाएगा 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 50 रुपीज़ जब सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया, अब ये कितना है 10% के लॉस पे है, लॉस कितना है 10% का, तो ये 90% रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा 90% वैल्यू 50 है, तो 100% कितनी होगी वो हमें निकालनी है। देखो तो CP ऑफ 1 गुड्स कैसे करेंगे, ये 90% है, तो 90% की फ्रैक्शन क्या होती है 9/10, तो हमें 100% निकालना है, तो उस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 1 गुड्स का CP। अब हमें इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लेना है, हमें इसके ऊपर प्रॉफिट लेना है 17% का, तो जब मैं इसके ऊपर 17% का प्रॉफिट लूँगा ना, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 17%। ठीक है, 17% की प्रॉफिट लेनी है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू SP कितना हो जाएगा, ये तो CP है 50 × 10/9, मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि सारा डेसिमल में चलेगा तो गड़बड़ कर देंगे, तो प्रॉफिट तो ऐड ही होता है, 17 की कोई ऐसी फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ये इसको मैं लिख लूँगा 117/100। अब ये मेरा क्या आ गया, अब ये मेरा एक गुड्स का सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच दे। ठीक है, अब वो जो सेलिंग प्राइस होगा, जो एक गुड़ का SP जितनी गुड्स हमने बेचनी है, अगर उसमें हम उसके सेलिंग प्राइस की इंटू करा दें तो वो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आता है। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है कितना, टोटल SP है कितना हमारा, वो है हमारा कितना, इसमें कह रहा है 2600 कह रहा था शायद, हाँ 2600 में हमें बेचनी है, इतने रुपीज़ में हमें बेचनी है गुड्स। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस 1 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइसेस को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा 2600 अपॉन 50 × 10 × 117, और ये 100 चला जाएगा ऊपर और ये 9 भी चला जाएगा ऊपर। आपको टेबल याद होंगे, वो होने ज़रूरी भी हैं। देखो 10 से 0 गई, इस 0 से 0 गई, अब 9 का टेबल पढ़ोगे तो 9 × 1 = 9 और 13 × 9 = 117 और 13 × 1 = 13 और 13 × 2 = 26। ठीक है, और क्या बच रहा है 5 × 1 = 5 और ये जाएगा 20 बार, तो ये क्या हो गया 20 × 2 = 40, तो 40 गुड्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 40 वस्तुएं से 2600 रुपये में बेचनी पड़ेंगी, जब जाकर उसको 17% का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं,
ये आपको मैंने इतना सारा लिखा है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता हुआ दिख रहा होगा, समझाने के लिए मैंने लिखा है। देखिए 25 गुड़ का सेलिंग प्राइस दिया था, ये पहले उसने सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। अगर कॉस्ट प्राइस देता तो सीधा उस पर 17% का प्रॉफिट लेते और इसको भाग कर देते उससे, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। तो एक गुड़ के ऊपर भी कर लो चाहे तो काम, या सारी गुड्स का कर लो, लेकिन हमें एक गुड्स का सेलिंग प्राइस निकालना ज़्यादा बेहतर रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाला एक गुड्स का, इसकी हेल्प से, इस सेलिंग प्राइस और लॉस की हेल्प से। फिर हमने नया सेलिंग प्राइस निकाला जब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो इस कॉस्ट प्राइस जो हमारा निकल गया उससे, और जो प्रॉफिट परसेंट जो इसमें चाहिए उसकी हेल्प से हमने नया सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब देखो होता क्या है कि टोटल सेलिंग प्राइस ना, टोटल एसपी होता है एसपी ऑफ वन गुड्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गुड्स, ये होता है कुल विक्रय मूल्य। जैसे आपका एक पेन 10 रुपये का है और आपके पास 10 पेन है, तो 10 पेन कितने में जाएंगे, तो इस पेन की कीमत की आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो बस वही लिखा है यहाँ पे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ गुड्स चाहिए तो मैं वन गुड्स का एसपी निकाल के उसको टोटल एसपी को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये आ जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, इनमें से एक इधर आएगा तो डिवाइड में। अगर मुझे नंबर ऑफ गुड्स पता है तो एक का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ गुड्स से टोटल सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एक गुड्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ये थी कहानी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। 40 वस्तु इसको 2600 रुपये में बेचनी पड़ेंगी, तब उसका ये 17% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्या कह रहा है, हो गया होगा, देखोगे जरा क्या कह रहा है। ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपये है। ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 रुपये है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ प्राप्त होता है तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो उसने ना क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा है और सेलिंग प्राइस का सम दे रखा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस का सम को लिए मैं पता क्या लिखूंगा, 100% ऑफ ए गुड्स, मतलब 2 गुड्स मान लेते हैं ए और बी, तो पहली गुड्स का 100%, भाई यही तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, प्लस दूसरी गुड्स का भी 100%। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी ये 100% हट जाएगा, यहाँ से दिखा दूंगा कैसे। कितना है ये है हमारा 1200 रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही होगा अगर प्रॉफिट ले रहा है तो पहली वस्तु पे तो उसने 10% का लाभ लिया है और दूसरी वाली पे 20% का। तो पहली वस्तु पे अगर मैं 10% का लाभ लूँगा तो 10% इससे ज़्यादा में बेचूंगा, तो 100% का 10% अगर ऐड करूँगा इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 110% ऑफ ए, प्लस बी पे कितना के लिया 20% का लिया, तो ये हो जाएगा 120% ऑफ बी। अब ये दोनों के क्या हो गए, सेलिंग प्राइस हो गए, दोनों के क्या हो गए, ये सेलिंग प्राइस। और है कितना इनका सम, इनका सम है 1390 रुपये। कितना, 1390, इसी का ही लिख दिया ना मैंने, किसी और का तो नहीं है। हाँ 1390 रुपये ही नहीं गई है। तो देखो क्या करूँगा मैं, एक तो जब इनकी मैं फ्रैक्शन बनाऊँगा, परसेंटेज हटाऊँगा, अपॉन में 100 जाएगा तो 100/101, 100/101। ठीक है, अब जब मैं इनको लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 जाएगा, तो ये अब 11/10 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी, और ये 12/10 बचेगा, क्योंकि 10 को मैं इसलिए रख रहा हूँ, मैं इंटीजर में रखना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो करो जरा क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 100, या एक काम करो, पहले ना हम सेकंड वाली इक्वेशन को करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट वाली में रिक्वायरमेंट किसकी है, एक वेरिएबल को इक्वल बनाने के लिए। 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन को कर देना। तो क्या करना है, इसको करो पहले, 11a प्लस 12b, और ये अपॉन में 10 भी रहेगा, इक्वल टू 1390।
अब ये देखो टेन दोनों में है तो अपॉन में से कॉमन आ जाएगा और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जगह का मैं, इसलिए या चलो लिख लेता हूँ एक लाइन की, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपॉन 10, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 11a प्लस 12b इक्वल टू 13900। 10 की उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। जब मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 100/100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बचेगा। यहाँ से भी 100/100 जाएगा तो b बचेगा। ठीक है, अब इसका जब कोफिशिएंट 1 है और इसका 11 है, या तो मैं इसमें पूरे में 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा a हट जाएगा। मेरे से पूछा किसका गया है, इसमें दोनों के लागत मूल्य का अनुपात पूछा है, तो इसमें ना मुझे दोनों का लागत मूल्य निकालना पड़ेगा। किसी भी तरीके से तुम इसको वो नहीं कर सकते हो, ये नंबर एलिमिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो देखेंगे, अभी करेंगे उसको। तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ उसमें, 11a प्लस 11b इक्वल टू 11 से 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा और 2 0 उसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो गए वैसे 2-3। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन में सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं। अगर ये प्लस होता है तो माइनस हो जाता है कोई अभी नंबर, और अगर कोई माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। अब ये 11 है, 11 से कैंसिल हो गया, यहाँ से बस b बचा, और ये कितना आएगा 132। हाँ ठीक है, चलो ये 700 बच जाएगा बस यहाँ से। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 700 हो गई। ऐसे ही मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी कितना आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन से a प्लस बी आएगा 1200। तो अगर b की वैल्यू 700 है तो a की कितनी हो जाएगी, यहाँ से उसमें से 700 घटा दो 1200 में से, तो 500 आ जाएगी। तो a और b के कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछा है तो क्या हो जाएगा, कर दो रेशो 7/5। ठीक है, a तथा b, a पहले है तो a को ऊपर रखेंगे, तो हमें क्या निकालना था, a रेशो b निकालना था। तो a को पहले रखो 500 रेशो 700, तो ये क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो है इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकालने के साथ। दूसरा, अगर मैं इसका कोई मेथड अगर देखना चाहता हूँ ना, तो वो हो तो जाएगा, लेकिन ना उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या, काफ़ी बरतनी पड़ेगी। और देख लो कैसे होगा। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर लूँ, इक्वल कर लूँ, इन दोनों नंबर्स को क्या कर लूँ, इक्वल कर लूँ, मतलब कि इनका मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो ये उससे भी हो जाएगा। और 139 का एलसीएम निकालने के लिए ना, 139 किसी से डिवाइड होता है, देखना ज़रा, इसके आसपास स्क्वायर है 12 का, तो 12 से नीचे अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, देखिए ज़रा किसी से डिवाइड होता है क्या। 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 2 जा 14, 6 9 नहीं होगा, 8 9 10 11 12 किसी से नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है 139। ठीक है, सर्च कर लेना, 139 प्राइम नंबर ही निकलेगा। तो जब ये प्राइम नंबर है 139, देखो जीरो तो इसमें भी एक्स्ट्रा ही तो कॉमन है ही, बाद में जीरो लगा देंगे। 120 और 139 का ही हमें एलसीएम लेना था, तो 139 की तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करा दो, 139 की, और इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई करा दो, 120 की। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल वैल्यू को हम इक्वल रख देंगे। ठीक है, करो ज़रा, इसमें 139 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 1, चलो ब्लैक से कर रहा हूँ मैं दूसरे मेथड से, 139, इसके सामने 2 0 हैं यहाँ पे, 100 से भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे, परसेंट a प्लस इसमें भी 13900 परसेंटेज b इक्वल टू इसके अंदर मैंने 120 से कराई है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 120 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 11 की, अभी किया था 132 और एक ही ज़ीरो है सामने, एक ही ज़ीरो लगाएंगे, हाँ ये 120 से कराइए ना, तो 0 2 ही आएंगे, परसेंट a प्लस
इसमें भी 120 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 144, आगे कितनी जीरो, 12 की 12 से होगी 2 जीरो हो रहे हैं, परसेंट बी। बस अब देखो पूरे में परसेंटेज है, पूरी इक्वेशन को 100 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब जगह 2 जीरो है, हटा दो तो 139A बचा। उधर से कितना है, 132A है, वो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 132A इक्वल टू 144B है यहाँ पे, और इधर से 139 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 139B। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना बचा, 7 है, इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा, देखना जरा, 39 और 5 44, 5B। तो A अपॉन B कितना आ गया यहाँ से, 5/7, और यही देख लो यहाँ से भी आया था, ये इस तरीके से कैलकुलेट करके भी यही आया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये नंबर्स में दे रखे हैं, हमें वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा के इक्वेशंस को बराबर रखेंगे और हमारा इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। जो उनसे मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, दोनों में ही बराबर सा टाइम लगेगा, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, आप किसे जल्दी करते हो, ठीक है। चलिए, पर हाँ इस चीज़ से बच जाओगे, ये जो माइनस करने वाला सिस्टम है ना यहाँ पे, इस चीज़ से बच जाओगे, वेरिएबल इक्वल करने से। बस एक ही नंबर को इक्वल कराना है एलसीएम लेके, बाकी सब चीज़ों से बच जाओगे, एलिमिनेशन सब धरे रह जाएंगे। तो ठीक है, समझ आ गया होगा ये। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए ज़रा। चलिए देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर क्रम से 18,000 रुपये और 10,000 रुपये में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। ये सेलिंग प्राइस गिवन है, समान प्रतिशत का लाभ है और समान प्रतिशत की हानि है। अब तो परसेंटेज जैसे उसमें के परसेंट वाला एक क्वेश्चन कराया था ना, कुछ पहले कुछ वीडियो हुई थी एक दिन, के परसेंट का प्रॉफिट था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो उसके जैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 50% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाता है तो वो भी एक फॉर्मूला बनता है, और CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस। तो देखिए जब भी उसने क्या कहा है, समान, क्या कह रहा है वो, एक दुकानदार दो समान फर्नीचर, तो दो अगर समान फर्नीचर हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, ठीक है, सेम रहा होगा कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को सेम कर देंगे। तो जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो किस पे हो रहा है प्रॉफिट, जो ज़्यादा में बेचा होगा उस पर, तो 18,000 रहा होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो 18,000 का सेलिंग प्राइस अगर है, उसमें 100 की मल्टीप्लाई करो, और इस पे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा है सेम हुआ है, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, x मान लूँगा, इक्वल टू 10,000 में अगर बेच दिया तो 10,000 में अगर वो बेचा गया है तो कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ है, सेम ही, तो x ही मान लूँगा मैं उसको भी। अब देखो 100 इधर भी है उधर भी, काट दो, 3 0 इधर है 3 0 इधर भी है, काटो, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। अब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 माइनस 9x इक्वल टू 500 प्लस 5x। अब ये
9x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14x, और ये 500 इधर आएगा तो क्या बचेगा 4x। अरे यार 4x क्यों बचेगा, 400 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/14 आ जाएगी। ये क्या था, परसेंटेज का प्रॉफिट या फिर परसेंटेज का लॉस था। ठीक है, अब उसको क्या लेना है 50% का प्रॉफिट लेना है। चलो CP निकालते हैं। अच्छा ये ना परसेंटेज है, मैं इसकी फ्रैक्शन कर लेता हूँ पहले। तो x की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होगी तो वो कितनी हो जाएगी 4/14 यानी 2/7 हो जाएगी। ठीक है, 2/7। चलो ये परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगी 2/7। फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल टू 2/7। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 7 है तो हमें 2 का प्रॉफिट हुआ है। अगर कॉस्ट, अब मैं यहाँ पे रेशो ही ले लूँगा, CP अगर 7 है 2 का प्रॉफिट तो वो कितना हो जाएगा 9। तो वो कितना हो जाएगा 9। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 18,000 था। सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 18,000 था। 18,000 हमारा सेलिंग प्राइस था। तो कितना हो रहा है 9 2 2000 हो रहा है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14,000 हो जाएगा। 14,000 अगर इस पे 50% का प्रॉफिट लोगे, ये क्या हो गया CP इक्वल टू 14,000 हो गया। ये रहा CP कितना हो गया 14,000। अगर इस पे 50% का प्रॉफिट लेना है तो इससे 1.5 गुना में बेचना पड़ेगा, और 1.5 गुना में कितना हो जाएगा, चलो लिख लो, प्रॉफिट इक्वल टू 50%, और वो कितना आ जाएगा 7,000 के इक्वल आएगा। इसका हाफ ही तो हो जाएगा। तो हमारा न्यू SP क्या हो जाएगा 21,000 रुपीज़। तो 21,000 रुपीज़ में इसको बेचना पड़ेगा, तब हमें क्या हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा कि आप इसकी फ्रैक्शन बना लोगे तो आपको मल्टीपल्स में मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अगर मैं माइनस भी करता 2 तो वो भी 5 के साथ आके 2 से मल्टीप्लाई रहती है, फिर 2000 से, तब भी इतना ही आता मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आके क्लिक करना बस इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। डेट भी नहीं चेंज हुई है आज। क्या डेट है आज 12 और वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है MTS का। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो कह रहा है कि कोई CP है, कोई गुड्स है, और उसको सेल कर रहा है कितने % के प्रॉफिट पे, कितने % के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है हमारा 400%। प्रॉफिट इक्वल टू 400%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे ना तो 4 आएगा, 4/1। अगर हमारा CP 1 है, 1 पे 4 का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में 1 लिख लेना, कभी घूम जाओ। 1 से कितना हो जाएगा 4। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें, कॉस्ट प्राइस को कर दें डबल। कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें डबल। और फिर पूछ रहा है कि बताओ कि उसका लाभ, तो उसके नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। देखो इसको डबल करोगे CP को तो 2 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में कोई अरे ये 4 क्यों लिख दिया, 5 लिखो इसको।
5, 1 पे 4 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 + 4 5। तो इसको डबल कर दिया और इसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 5 - 2 = 3। और उसने क्या पूछा है प्रॉफिट, और तो उसने हमसे पूछा है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। तो नया लाभ है 3 का, न्यू प्रॉफिट, इसको लिख दो चलो, न्यू प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस। तो न्यू प्रॉफिट हमारा 3 है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, तो ये आंसर है हमारा इसका। तो आसान था, इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें और करें। चलिए देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर बेचा। कितने रुपए के लाभ पर? 11 रुपये के लाभ पर। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की। अब देखिए हम लाभ कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, लेकिन वो किस पे लाभ की गणना कर रहा है, अपने किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और पाया कि 25% लाभ हुआ उसे। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, 20% का प्रॉफिट बता रहा है वो, ठीक है। 25% की हमें फ्रैक्शन पता है क्या होती है, 1/4 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। किस पे कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है 25% को। अगर 4 का 25% देखोगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 25%, तो 4 का 25% क्या होता है, 1। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1 का, तो कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 1 माइनस करोगे इसमें से तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और तो वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट, उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना है, ठीक है। पेन का, अरे नहीं, पेन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ कितने का था, 11 रुपये का, और लाभ हुआ कितने का है, वैसे उसको यहाँ पे भी देखोगे, इससे आगे की तरफ अगर जाओगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 का ही तो है, और ये +1 किसके इक्वल है, 11 के। और लाभ पूछ रहा है, वो सॉरी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये कितना है, 3 है। कॉस्ट प्राइस 1 की वैल्यू 11 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 11, तो 33 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये दोबारा समझोगे। उसने इस बार हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे किया है, और परसेंटेज दिया है प्रॉफिट 25%। ये जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 4 है, अगर मैं 4 का 25% कैलकुलेट करूँगा तो वो 1 आएगा। चलो एक बार देख लो इसको क्या है, 25% ऑफ 4 करना जरा, 25/100 × 4, 25 × 1 = 25 और 25 × 4 = 100 और 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4, कैलकुलेट करें क्या है, 1 आया। तो ये 4 का जो अपॉन में नंबर होता है उसका इतना % इसके ऊपर लिखा होता है, बस ये है इसका मतलब, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा मुझे इसमें बताना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देख रहे होगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यदि 20% वस्तुएं 50% के लाभ पर बेची जाती हैं, 40% वस्तुएं 20% की हानि पर बेची जाती हैं, और 20% वस्तुएं 5% की हानि पर बेची जाती हैं, तथा शेष वस्तुएं न तो लाभ पर और न हानि पर बेची जाती हैं, मतलब जितने में लाया उतने में बेच दी। कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे ना, तो उसमें इस बार तो क्या किया उसने, परसेंटेज सारा इंटीजर्स में वैसे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे ही ले लो जैसे जैसे उसने गिवन है। पहले इसको पूरा 100% करो, क्योंकि जो नंबर ऑफ गुड्स है ना, वो भी अगर सेल कर रहा है तो जितनी क्वांटिटी लाया है वो उसके लिए 100% क्वांटिटी है, और जब तक वो उसको नहीं बेच देता तब तक वो 100% नहीं बिकेगी, ठीक है। तो 100% तक ही उसको कैलकुलेट करेंगे पहले तो फर्स्ट सेक्शन में वो क्या कह रहा है, इसने गुड्स को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट्स में इसने गुड्स को डिवाइड किया हुआ है, और 4 पार्ट्स को वो अलग अलग सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। एक ही गुड्स है, कॉस्ट प्राइस सबका सेम है,
ठीक है। तो यहाँ पे बस डिफरेंस किसका है, सेलिंग प्राइस का है। तो गुड्स को मैं पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ और कितने कितने परसेंट गुड्स को बेच रहा है वो। फर्स्ट सेक्शन में उसने 20% वस्तुएं रखी हैं, 20% रखी हैं। दूसरे सेक्शन में उसने कितनी रखी हैं, दूसरे सेक्शन में उसने 40% रखी हैं और तीसरे में 20% रखी हैं। इसमें 40% रखी हैं और इसमें 20% रखी हैं। और कह रहा है कि शेष वस्तु को ना लाभ पे ना हानि पे। अब कितनी हो गई, 20 और 40 60 और 20 80 हो गई। तो बची कितनी 100 होने में, 20 और बची, ठीक है, 20% वस्तु और बची है। तो इस तरीके से उसने बेचा है उनको, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इनके सेलिंग प्राइस अलग अलग है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, रेशो निकाल लेना है इन गुड्स का। सबके परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से कॉमन नंबर से, और फिर 20 से भी सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1:2:1 रेशो कितना 1, ये है। इस वाले को तो उसने कहा है ना तो प्रॉफिट पे ना ही लॉस पे, तो ये तो +0 कर देंगे इसको, ठीक है। पहले वाली को वो क्या कर रहा है कि परसेंटेज में बेच रहा है, इसको परसेंटेज में बेच रहा है, कितने परसेंटेज पे, 50% के लाभ पे। तो प्लस लिख लेते हैं 50%, ठीक है, 50%। दूसरे वाली को बेच रहा है वो 20% की हानि पे, तो -20%। फिर तीसरे वाली को वो बेच रहा है कितने में, 5% की हानि पे, ठीक है, 5% की हानि पे, तो -5%, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखना जरा, गुड्स, टोटल गुड्स कितनी है, 1 और 2 3 4 और 5, टोटल गुड्स कितनी है, टोटल गुड्स हमारी कितनी है, 5 है, ठीक है। और इनके अलग अलग ही आ रहे हैं फ्रैक्शन। तो हम पहले वाली को 50 पे, तो यहाँ पे हमें 50 का लाभ हो गया पहले गुड्स पे। कॉस्ट प्राइस सबके सेम है, तो अगर सब कॉस्ट प्राइस गुड्स का मान लोगे 100, लेट, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 गुड्स इक्वल टू 100। अगर 100 मान लोगे तो पहली 50%, 100 का कितना होता है, 50 होता है, तो 50 का लाभ हो गया। एक गुड का प्राइस 100 है, तो ये 200 हो जाएगा इन 2 गुड्स का सेलिंग कॉस्ट प्राइस। तो उस पर 20%, तो 20 एक पे और 20 एक पे, तो कितना हो गया, 40 हो गया, तो -40, ठीक है। फिर ये -5 एक पे ही है, तो 100 का एक हो जाएगा -5, ठीक है। ये 0 है ही, इसमें कुछ ही नहीं करना। तो देखना कितना आएगा, +5 आएगा टोटल पे, कितना आएगा, +5। इनका टोटल गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, या चलो ये 5 गुड्स के ऊपर 5 का हुआ है, तो 1 गुड्स पे कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन 1 गुड्स कितना हो जाएगा, ये तो 5 पे इतना है 5 का, और 1 पे कितना होगा, 5 से भाग दे देंगे, 5 × 5, तो 5 × 5 बराबर 1। तो 1 गुड पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और 100 पे प्रॉफिट कितना का हुआ है, 1 का। तो 100 का 1 कितना परसेंट है, 1% है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू 1%, तो 1% हमारा इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ से इजी रहेगा। सबसे पहले जब भी वो इस तरीके से गुड्स को पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, इतनी गुड्स को इतने बेचा, इतनी गुड्स को इतने % के लाभ पर हानि पे बेचा, तो तभी आपको क्या करना है, इनको रेशो में ले लेना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो 100 मान लेना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। अगर इनके कॉस्ट प्राइस अलग अलग होते, खरीदारी में वो क्या करता, अलग अलग लेके आता, फिर आपको उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल के फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी पड़ती, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। मैं करा दूँगा, ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास, था कहीं पे लिखा हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो करा दूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 वस्तुएं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। 2 वस्तुएं हैं और प्रत्येक को कितने में बेच दिया, 2400 रुपये में बेच दिया। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई मतलब प्रत्येक को इतने में बेचा, सेलिंग प्राइस सेम है, तो उनके कॉस्ट प्राइस एक का ज़्यादा रहा होगा और एक का कम रहा होगा। यदि इनमें से
एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि हुई होगी। ठीक है, तो कितने रुपए की हानि पूछ रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। तो क्या करना है, हमें इनके कॉस्ट प्राइस को लिखना पड़ेगा। तो एक बार करें जरा, एक बार करने की कोशिश करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे तो उसको क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस भी चलो लिख लो इधर, SP 2400 ही है ना। एक का सेलिंग प्राइस 2400 है, पूरे लेन देन में एक पे तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अगर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो कॉस्ट प्राइस इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की 1/5 होती है। तो CP और SP कितना रहा होगा, CP और SP कितना रहा होगा, CP तो रहा होगा हमारा 5 और सेलिंग प्राइस रहा होगा 6। तो दूसरे पे कह रहा है कि कितने रुपए की हानि हुई है। तो देखना जरा, जितने का इस पे प्रॉफिट हो गया होगा उतने की ही तो हानि हुई होगी, हुई होगी कि नहीं हुई होगी। तो सेलिंग प्राइस कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 1 का हुआ है, और ये 6 बराबर कितना है, 2400 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 400। तो अगर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लाभ हो रहा है, तो दूसरे पे जितने का पहली वाली पे प्रॉफिट हो गया उतने रुपए का ही तो नुकसान हुआ होगा। तो 400 का इस पे प्रॉफिट हुआ है, तो 400 रुपये का उस पर लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो 400 रुपये दिख रहा होगा कहीं ऑप्शन में, चलो है B ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें जरा, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दूं फिर मैं इसको। देखो क्या था कि उसने ना 2 गुड्स हैं और दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और उसने हमसे परसेंटेज में नहीं निकलवाया, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। उसने क्या कहा है कि एक को तो उसने 20% के लाभ पे बेच दिया है, कितने के लाभ पे, 20% के, और दूसरी वस्तु पे उसे कितने रुपए की हानि हुई है जब वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जा रहा है। तो जितने का पहली गुड्स पे जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा उतने रुपए का ही तो उसको नुकसान हुआ होगा। तो जब उतने ही रुपए का उसको नुकसान हुआ होगा तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे, बस यही निकालना था कि कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो हम पहले वाली पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे वाली पे उतने का ही लॉस हुआ होगा। अगर वो हमसे ये कह देता है कि दूसरे वाली पे कितने % का लॉस हुआ है, तब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और दूसरी वाली पे लॉस हुआ है। ठीक है, जब लॉस होता है ना तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, SP प्लस लॉस हो जाता है, SP प्लस लॉस हो जाता है। तो ये 400 रुपये का लॉस हुआ था, तो 2400 प्लस कितना हो जाता, 2400 प्लस 400, तो ये कितना हो जाता, 2800। तो कॉस्ट प्राइस 2800 हो जाता। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते, 400 का लॉस 2800 पे, ठीक है, तो 1/7, और 1/7 की क्या करते हैं, फ्रैक्शन से तुम्हें पता होगा, 14 से ही 2/7% इसका आंसर आता है, 14 7 98। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा 2/7, और ज़्यादा करोगे इसको भी आगे करना चाहोगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.28 या नहीं 202, हाँ 28, 0.28 आ जाएगा इसके बाद भी। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसने इतना नहीं कराया। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P ने Q को 20% के लाभ पर बेची एक वस्तु और Q ने R को 25% की हानि पर, R ने इस वस्तु को T को 50% के लाभ पर। यदि वस्तु 100 रुपये खरीदी है तो T के लिए इस वस्तु की कीमत क्या है। तो देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक तो वो हमसे पूछ रहा था कि लास्ट वाले के लिए कॉस्ट प्राइस ये है तो आप लागत मूल्य बताइए। अब उसने जो लागत मूल्य है वो तो दिया है, लेकिन लास्ट वाले को वो कितना पड़ा तो वही पूछ रहा है। तो लागत मूल्य कितना है इसका, लागत मूल्य इसका है यदि T ने इसे इस वस्तु को 100, T के लिए 100 रुपये की रही, T कहाँ है हमारा, T ने Q को 20 के लाभ पर, Q ने R को हानि पर, R ने इस वस्तु को T को 50% लाभ पर बेचा, इस वस्तु को T को,
ठीक है, यदि पी ने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदी थी तो टी के लिए इसकी कीमत क्या है। हाँ, तो पी ने खरीदी 100 रुपये में, तो 100 रुपये की चीज़ है पी के लिए, CP4 पी कितना था 100 रुपये। उसने पी ने कितने का लाभ लिया है इस पर, पी ने क्यू को बेचा 20% के लाभ पे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 5 रुपये का CP था, तो एक का प्रॉफिट हो गया, कितना हो जाएगा 6/5। तो ये नेक्स्ट वाले के लिए क्या है, CP है। उसने इसको कितने पे बेचा, 25% की हानि पे बेचा है, तो माइनस हुआ है 25%। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 4 में से एक कम पे बेचा है, तो 3/4 हो जाएगी। और इसको भी उसने किसको बेच दिया, फिर टी को बेच दिया। आर ने इसको किसे बेच दिया, टी को बेच दिया 50% के लाभ पे। तो 50% कितना होता है 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन। तो 2 की चीज़ 3 में चली गई, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बस ये आ जाएगा किसके लिए, CP4T ये होगा। ठीक है, तो लास्ट तक आते आते सेलिंग प्राइस तो देखना है 5 4 जा 20 और 25 जा ये 2 3 जा 6, तो 3 का क्यूब 27 और 27 5 जा 135। तो 135 रुपीज़ क्या होगा इसका CP होगा टी के लिए। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बस कुछ नहीं है, सक्सेसिव है, बस उससे को लगाते जाओगे। अब तक वो क्या कर रहा था, अब तक वो टी के लिए दे रहा था, वो टी के लिए उसने गिवन था, तो लागत मूल्य पूछ रहा था। तो ये वाली चीज़ जो शुरू की है ना, ये पूछ रहा था, तो वो क्या है इधर उल्टे हो जाएंगे सब, जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे, जो इधर ऊपर हैं वो इधर डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए एक बार, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, अच्छा अभी 2 क्वेश्चन और हैं, नहीं लास्ट ही है। चलिए पढ़िए। ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। ए ने 15% का लाभ लिया और 1495 में बेच दिया। यदि उसने अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, ए ने कुल लाभ कितना कमाया। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, पहली वस्तु के जितना ही उसका क्या है लागत मूल्य है। दोबारा पढ़ लो, 15% के लाभ पर इतना में बेचा है, यदि अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर, तो जितना CP उसका था इतना ही इसका था। ठीक है, और इस पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है। तो 15% का प्रॉफिट तो कमाया है ऊपर वाली पे, 15% को तो कमाया है ऊपरले वाली पे, और 10 का कमा रहा है इसका। तो पहले तो इनमें रिलेशन कर लो। ठीक है, तो 10% और 15%। जब मैंने इसके लिए मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम एक ही नंबर का परसेंटेज निकालते हैं ना, देखिए हाँ मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रॉफिट में, वहाँ पे 3 चीज़ें बेची थी, एक पे 10% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 15% 5% का, और तीसरे वाले 15 की हानि थी, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया था। वो मैंने बताया था एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये 10% का और ये 15% का, अगर मैं इनका अलग अलग 10-15% निकालूंगा तो 10% 100 का कितना होता है 10 ही होता है, इसका 15% 15 होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 10 और 15 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अगर तुम प्रॉफिट परसेंटेज ही जोड़ लो 100 के लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 25% नहीं हो जाएगा, और 100 का 25% कितना होता है 25 ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए यहाँ पे या तो कॉस्ट प्राइस निकाल के और उस पर सीधा 25% निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं इसका सीधा 25% ही निकालूँगा। तो देखिए क्या करूँगा मैं इसके लिए, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20। ये बता रखा है 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20। तो अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 23 होगा, यही तो है। और ये 23 किसके इक्वल दिया है, ये 23 किसके इक्वल दिया है, कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस है 1495। अब 23 का पहाड़ा आता हो तो बहुत बढ़िया, 23 पंजे 115, 23 छक्के 138, बच्चे कितने 11 और 5 115, 23 पंजे 115, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई
65 आ गई, ठीक है। तो 20 की कितनी आएगी, 20 की कितनी आएगी, हाँ 65 गुना 20। अब देखो पहले वाली पे तो 15% का प्रॉफिट है, दूसरे वाली पे 10% का प्रॉफिट है, ठीक है। और कुल लाभ पूछा है तो पहली पे 15% और दूसरे पे 10%, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 10% प्लस 15%, तो कुल कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और 25% की मुझे फ्रैक्शन पता है 1/4 होती है। तो अगर मैं इसका 1/4 कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 65 गुना 20 गुना 1/4, बस 4 से इसको भाग दो, 4 पंजे 20, 5 से गुना हो जाएगी, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, तो 325 रुपये का उसे कुल लाभ हुआ। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा 325 रुपये है कहीं, हाँ पहला ही ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो हमें ना इसका कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमें अलग से 10% निकालने की ज़रूरत थी। तो यहाँ देखो 10% और 15% सेम ही सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब ये सेम सीपी पे प्रॉफिट है तो हम इनको ऐड कर देंगे। 100 का एग्जाम्पल लेके मैंने तुम्हें कराया तो बिल्कुल वही चीज़ें होती हैं। तो या तो तुम अलग अलग 10% और 15% निकाल के जोड़ लो, या तुम उनके परसेंटेज को जोड़ के एक ही बार में परसेंटेज निकाल लो, ये दोनों ही बातें एक हैं, ठीक है। और फिर हमें 25% की फ्रैक्शन पता है 1/4, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर CP 4 है तो ये जो वैल्यू आई थी हमारी, जो हमने 20 की निकाली है, इस फ्रैक्शन से तो ये 20 की वैल्यू थी, लेकिन इस वाली फ्रैक्शन के हिसाब से 4 की वैल्यू थी इतनी, कॉस्ट प्राइस ही तो था, और ये नीचे कॉस्ट प्राइस ही तो होता है, ये CP और ये प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा इतना आया था और प्रॉफिट था 1 का, ये 4, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 ही तो होगी, तो यहाँ से डायरेक्ट आता। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं कैलकुलेशन के, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अभी इस प्रॉफिट एंड लॉस के ही प्रीवियस ईयर के लगभग 200-300 क्वेश्चन और हैं, तो यहाँ पे मैं सब नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। अगर तुम्हारा कोई डाउट आता है तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, जो भी तुम्हें वीडियो के अंदर चाहिए, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन और उसका शॉर्ट फॉर्म भी। और जो जो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं कैलकुलेशन में वो हम साथ के साथ करते हैं, और धीरे धीरे जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही क्वेश्चंस के साथ हमारी कैलकुलेशन बिल्ड होती जाएगी और पेपर में हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, प्रैक्टिस के साथ कैलकुलेशन होती है, एक ही दिन में कैलकुलेशन नहीं होती है। और ये सब चीज़ें रटने से नहीं आती हैं, कभी तुम सोचो हर एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन रटें, वो चीज़ें ख़राब हैं, एग्ज़ाम में वर्क नहीं करती वो चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम में वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। वो वर्क क्या करता है, जब तुम प्रैक्टिस के दौरान छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करते हो, अप्रोक्सीमेशन और डिविजिबिलिटी, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यही यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद वो जो डिजिटल सम वाली चीज़ें हैं वो भी कुछ नहीं है, वो एक तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस उसमें है, ठीक है। तो डिजिटल सम लगाने के लिए ना आजकल वो क्वेश्चन दे नहीं रहा है, तुमने देखा होगा जो नए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहता है कि निकटतम पूर्णांक में निकालिए। तो जब निकटतम पूर्णांक की वो बात कह देता है ना, तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा, डिजिटल सम धरा रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन और भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू।